गांधी, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया जी, संसद में मेरे साथी पार्टी के आज महामंत्री अनंत कुमार जी और संसद में मेरे तीसरे साथी जो कि इस यात्रा के प्रमुख हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर, और उनके साथ आए हुए युवा साथियों, मैं बधाई देता हूं इस कल्पना के लिए। यद्यपि ये पहली बार कल्पना नहीं हुई है। भारतीय एकता यात्रा डॉक्टर जोशी जी ने भी की थी। भारतीय शब्द था या राष्ट्रीय था या केवल एकता यात्रा था, लेकिन एकता यात्रा के नाम से एक यात्रा पहले भी पार्टी की हुई है जिसके प्रमुख डॉक्टर जोशी जी थे। लेकिन मैं जब अनुराग जी को यह तिरंगा झंडा दे रहा था तो मुझे यह बात ध्यान में आ रही थी कि अगर उस समय मैंने इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से किसी को तिरंगा झंडा दिया होता तो कानून के हिसाब से मैं अपराध करता, क्योंकि एनडीए की सरकार के आने से पहले जो फ्लैग कोड बना हुआ था सरकार का, उसके अनुसार कोई भी साधारण नागरिक तिरंगा झंडा लहरा नहीं सकता था, अपने ऊपर लगा नहीं सकता था। केवल मात्र जो अधिकारी थे वो अपनी कार पर लगा सकते थे, मकान पर लगा सकते थे। सामान्य नागरिक केवल 26 जनवरी को और 15 अगस्त को लगा सकता था और किसी दिन नहीं लगा सकता था। मुझे स्मरण है कि एक बार मैं विदेश में गया था, किसी एक भारतीय होटल में ठहरा हुआ था, तो उसने मुझे आकर के कहा कि देखिए यहाँ पर जिन जिन अलग अलग देशों की होटल्स हैं वो अपने अपने देश का झंडा लगाते हैं। कोई जर्मन होटल है तो वो आकर के जर्मनी का झंडा लगाता है, कोई रशियन होटल है वो अपना लगाता है, हम नहीं लगा सकते। इसका कुछ इलाज करवाइए। और फिर क्योंकि मैं गृह मंत्री था तो मैं यहाँ आया, मैंने मंगाया फ्लैग कोड, मैंने अधिकारियों से बात की और मैंने एक छोटी समिति बना करके मैंने कहा दुनिया भर के जितने सारे झंडों के बारे में कानून है वो देख करके आप एक नया फ्लैग कोड बनाइए जिसमें झंडा लहराने का अधिकार केवल मात्र सरकारी लोगों को हो। ये ठीक नहीं, सामान्य नागरिक के लिए भी। क्योंकि मैंने कहा कि क्या होता है कि जब क्रिकेट मैच होता है और कोई पठान, कोई धोनी, कोई अपना सुनील गावस्कर, वो कभी वो करते हैं कुछ चमत्कार, तो वो झंडे लेकर के और लोग उसकी करते, कानून दृष्टि से वो अपराध कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं ये अपराध हो, ये अपराध खत्म होना चाहिए। तो फ्लैग कोड को फिर से लिखा गया और उस लिखे हुए फ्लैग कोड के अनुसार ही मुझे ख्याल आया कि मैं जब अनुराग को ये झंडा दूंगा मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, मैं कर सकता हूं। लेकिन जरूर ये मुझे कहना पड़ेगा कि इनकी तो मैं बधाई करूंगा, इनके साथ जो आए हैं, अलग अलग स्थानों पर जो बड़ी बड़ी सभाएं हुई है उन सबका मैं अभिनंदन करूंगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, ये जब लाल चौक पर जाकर के श्रीनगर में झंडा लहराना चाहते हैं तो किसी को चुनौती नहीं दे रहे, कम से कम सरकार को तो चुनौती नहीं दे रहे, देश के देशभक्तों को भी चुनौती नहीं दे रहे। अगर किसी को चुनौती दे रहे हैं तो केवल मात्र जो
मंच पर बैठे हुए लोग जो है उनका भी उनसे संपर्क तो कभी नहीं आया होगा। कोई विजय कुमार मल्होत्रा अकेले ऐसे हैं कि जो मैं समझता हूं कि जो उनसे मिले होंगे सब होंगे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण इतना ऐसे विजनरी थे कि उनको लगा कि भारत का विभाजन हुआ है और विभाजन होने के साथ साथ हमको आजादी मिली है। ये खंडित होने की जो प्रवृत्ति अंग्रेज ने बीज के रूप में डाली है वो आगे चल करके गड़बड़ तो हो जाएगा। बहुत कम लोगों को पता होगा जब भारत का संविधान बन रहा था और 370 धारा लाई जा रही थी, तो 370 जब धारा लाई गई तो पंडित जी यहां नहीं थे, पंडित जी विदेश गए थे और पंडित जी ने 370 की धारा के बारे में शेख अब्दुल्ला से बातचीत कर ली और फिर गोपाल स्वामी आयंगर थे उनके एक सहयोगी मंत्री, उनको कह गए कि देखो मैं तो जा रहा हूं विदेश और तुम इसको पीछे से पास करवा लेना। गोपाल स्वामी आयंगर ने सोचा कि ठीक है पंडित जी ने कहा है तो हो जाना चाहिए। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा क्योंकि जो भी कभी प्रावधान लाया जाता था संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की मीटिंग अपनी होती थी जिसमें उसकी चर्चा होती थी। और कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में जब 370 प्रावधान ड्राफ्ट लेकर के आए गोपाल स्वामी आयंगर, सरदार पटेल उस दिन नहीं थे उस मीटिंग में, तो सब लोगों ने सुना कि क्या है, भारत का संविधान हम बना रहे हैं और इसमें 370 में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा। कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो गया। कांग्रेस पार्टी में लोगों ने खड़े होकर के कहा ये क्या है, ये कहां से, हिंदुस्तान में जो रजवाड़े थे उन रजवाड़ों के अपने अपने छोटे छोटे संविधान बने हुए थे, कईयों के थे, सबके नहीं थे लेकिन कईयों के थे। तो गोपाल स्वामी आयंगर ने समझाने की कोशिश की, बाकी सबके तो संविधान मर्ज हो गए भारत के संविधान में, इसी का अपवाद किया जा रहा है जम्मू कश्मीर का। कांग्रेस पार्टी ने कहा मेरा नहीं, इसका अपवाद क्यों किया जा रहा है। हजरत मोहानी नाम के एक मुस्लिम सदस्य थे, उसने तो खड़े हुए करके कहा कि व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर, व्हाई, ये जो उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। तो आयंगर ने एक लंबा एक्सप्लेनेशन दिया कि वहां पर अभी युद्ध चल रहा था, ये समस्या थी, यूएन में मामला गया है, बहुत ऐसा वैसा हुआ, नहीं माना, कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना और नतीजा ये हुआ गोपाल स्वामी आयंगर के पास को जाकर के और सरदार पटेल से विनती करनी पड़ी कि भाई ये कुछ करो, मुझे नेहरू जी ये काम देकर के गए, मैं नहीं कर पा रहा हूं, करवाओ। और उन्होंने कैसे करवाया उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनमें से थे कि जिन्होंने भारतीय जनसंघ को स्थापना करने के बाद पहला जो राष्ट्रीय अधिवेशन किया कानपुर में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि एक देश में दो विधान हो, एक देश में दो राष्ट्रपति हो और एक देश में दो झंडे हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मैं दो राष्ट्रपति कहता हूं क्योंकि हमारा तो राष्ट्रपति नई दिल्ली में और जम्मू कश्मीर का राष्ट्रपति उसको कहते थे सदर रियासत, उस समय डॉक्टर करण सिंह बने, तो दो राष्ट्रपति। और पहला कानपुर का अधिवेशन, उसमें प्रमुख रूप से यही विषय देश की जनता को दिया जनसंघ के माध्यम से और हम सब लोग उसमें लगे, आंदोलन हुआ और सबसे बड़ी बात चिन्ह के रूप में, संकेत के रूप में, निशान के रूप में, सिंबल के रूप में उन्होंने कहा कि ये क्या है। हमको बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई जाना चाहे तो उसको परमिट लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे कोई बाहर विदेश जाता है, इंग्लैंड जाता है,
पहले तो दौरा किया देश भर का, और देश भर का दौरा करने के बाद पठानकोट गए, और पठानकोट के बाद जो पुल आता है जम्मू जाने के लिए, उस पुल पर नियम था कि कोई भी अगर जाएगा जम्मू की तरफ तो उसको परमिट लेना पड़ेगा, जो कि जम्मू कश्मीर की सरकार परमिट देती थी। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। पुल के आधे पर पुलिस खड़ी थी, और पुलिस ने पूछा उनसे आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं एक एमपी हूं, मेरा नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपका परमिट? उन्होंने कहा मैं संसद का सदस्य हूं, और संसद ने जो संविधान बनाया है उसके अनुसार मुझे कहीं पर भी जाने का अधिकार है, और अगर तुम्हारी सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया है कि जिसके अनुसार मैं जा नहीं सकता, तो आप जो मुझे दंड देना चाहे दंड दे, लेकिन मैं तो जाऊंगा, बिना परमिट के जाऊंगा। और वो गए, उनको गिरफ्तार किया गया, जीवित गए थे, स्वस्थ गए थे, लेकिन देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वे जीवित लौट नहीं पाए। आज तक भी किसी को पता नहीं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, रहस्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हुई। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूं कि इसके कारण हमारी पार्टी को बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत। आगे तो उस समय तो भारतीय जनसंघ का जो जन्म हुआ था उसमें डॉक्टर मुखर्जी को छोड़ करके और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसको देश जानता हो, जिस ढंग से डॉक्टर मुखर्जी को जानते थे, कोई नहीं था। हमने बहुत बड़ी कीमत दी, लेकिन हमारी पार्टी ने कीमत दी, लेकिन देश को उपलब्धि कितनी बड़ी हुई कि डॉक्टर मुखर्जी के देहांत के तुरंत बाद मैं उस सारे लम्हे में नहीं जाता, परमिट सिस्टम खत्म हो गया, 2 राष्ट्रपति खत्म हो गए, राष्ट्रपति का अधिकार जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया, सदरी रियासत खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया, उससे पहले नहीं था। इलेक्शन कमीशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी, जो भारत के अकाउंट्स को जांचता है, और जिसकी इन दिनों में बड़ी चर्चा हुई है कि भाई 2G स्कैम में कितना घाटा हुआ देश को, तो हर एक को पता है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कहा है कि उस पर 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। गिनती कराते हैं कि कितने उसमें जीरो आएंगे, 10 आएंगे कि 9 आएंगे कि 11 आएंगे, इतना बड़ा फिगर है। इन दिनों में जो बातें हुई हैं सबको ध्यान में रखना चाहिए। आज तो हम इस जम्मू कश्मीर के सवाल को लेकर के यहाँ पर आए हैं, और ये सब लोग वहां जा रहे हैं तिरंगा झंडा लहराने के लिए। मैं इसीलिए ओमर साहब को कहना चाहता हूं कि वो सही कह रहे थे। अनुराग जी, आप ये कहें कि ये तो एक प्रेसिपिटेट करना है, क्या प्रेसिपिटेट करना है? जैसे कोई कहना ये तो प्रोवोकेटिव कदम है। ये कब से लेकर के तिरंगा झंडा लहराना देश में प्रेसिपिटेट करना हुआ, प्रोवोकेटिव काम हुआ। प्रोवोकेटिव होगा तो देश के दुश्मनों के लिए होगा, देश के लिए नहीं है। कोई देश के लिए प्रोवोकेटिव नहीं है। अरे प्रोवोकेटिव है, मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई उपलब्धि करनी होती है तो जब तक कोई चीज प्रोवोक करने के लिए तैयार न हो तब तक उपलब्धि नहीं होती। डॉक्टर मुखर्जी अगर प्रोवोक नहीं करते, ये न तय करते कि मैं डिफाई करूंगा इस परमिट सिस्टम को, न करते तो जो आज हुआ है परिवर्तन वो नहीं होता। परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन ऐसा हुआ है कि इसके बाद जो भी सेपरेटिस्ट है ना, वो कहते अच्छा और कुछ मत दो, तो 1953 के पहले जो स्थिति थी वो दे दो हमको। 1953 के पहले क्या स्थिति थी? 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत हुआ था, और उस बलिदान के कारण परमिट सिस्टम खत्म हो गया। उस बलिदान के कारण सदर रियासत का पद खत्म हो गया। उस बलिदान के कारण हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री नहीं रहे, एक
तरस आता है, क्योंकि मैंने कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो इतना कमजोर दिखता। और मैंने जब कहा तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप देखिए वो भले आदमी है, सज्जन है, ईमानदार है, आप उनकी व्यक्तिगत आलोचना करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूं। और मैं उदाहरण देता था। मैंने कहा कि मैंने पहली बार, मैं पत्रकार था, राजनीति में पूरा समय लगाने से पहले, संसद सांसद बनने से पहले मैं पत्रकार था। और पत्रकार के नाते मैं जयपुर में था, राजस्थान में था। और तब वहां पर रूस के दो बड़े नेता आए थे। एक आए थे बुल्गारियन, जो राष्ट्रपति थे, और एक आए थे क्रुश्चेव, जो वहां कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी थे। ये दो नेता आए थे और मैं पत्रकार था। तो पत्रकारों को ब्रीफ किया गया कि देखिए, आप जब रिपोर्ट करें तो पहले आप क्रुश्चेव को रिपोर्ट करें, आप बुल्गारियन को रिपोर्ट न करें। बुल्गारियन जो है वो तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन क्रुश्चेव उनसे बड़ा है। मैंने कहा भाई, क्रुश्चेव उनसे बड़ा कैसे हुआ? वो तो पार्टी का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है, फर्स्ट सेक्रेटरी है। तो उन्होंने कहा नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से और कम्युनिस्ट स्टेट के हिसाब से उनके यहाँ पर जो हियरार्की है उसमें उनका, और उनको अगर आप बाद में लिखेंगे तो वो हमारे देश की उनसे शिकायत होगी कि हमारे देश ने उनका अपमान किया है, उनके देश का। मैंने कहा ये विचित्र है, लेकिन तब सीखा। और अचानक जब यहाँ देखने लगा कि नहीं, महत्व जो है वो तो पार्टी प्रेसिडेंट का है, प्रधानमंत्री का नहीं है, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कब से कम्युनिस्ट स्टेट हो गया? नहीं हुआ। और इसीलिए मैंने टिप्पणी की। और वो टिप्पणी जो है वो मेरे अपने साथी भी कहने लगे, अडवाणी ये क्यों भले आदमी के खिलाफ क्यों बोलते हो? मैंने कहा नहीं, आदत इन दिनों में हर एक कहते हैं आप सही बात कहते थे। देखिए वो तो, क्योंकि मुझे एक बड़े वो मंत्री है, अभी भी वरिष्ठ मंत्री है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। एक दिन मुझे मिल गए और मुझसे बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि भाई ये पार्लियामेंट का सेशन पूरा का पूरा चला गया, विंटर सेशन, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ही दिन कार्रवाई हुई, उसके बाद हुई नहीं। और केवल इसलिए क्योंकि विपक्ष पूरा मिलकर के कह रहा है कि जेपीसी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के भयंकर कांड हुए हैं, जिसके लिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहता है कि राष्ट्र को 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ है। 6 महीने तक लगातार सुनते रहे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कितनी बेईमानी हुई है। आज सुबह सुबह तो अखबार, सुबह टेलीविजन पर आया कि ऑस्ट्रेलिया में वहां के मंत्री, हमारा मंत्री गया, विदेश मंत्री, और ऑस्ट्रेलिया के मंत्री ने उन्हें कहा ये क्या आपका देश है कि हमसे काम करवाता है, हमको कॉन्ट्रैक्ट देता है और हमारे ऑस्ट्रेलियन फर्म को पैसे नहीं देता। और मैं नीचे हेडिंग देख रहा था सब टेलीविजन चैनल्स पर, कलमाड़ी शेम्स इंडिया। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, एम्बैरसेस इंडिया, सारे हेडलाइन। और 4 महीने लगातार देश में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, लेकिन दुनिया भर के चैनल्स में सिवाय हमारे यहाँ के भ्रष्टाचार के और कोई चर्चा नहीं थी। ये तो गनीमत है कि जब एक्चुअल गेम्स हुए, वो जो 15 दिन खेल चले, तब जो उपलब्धियां हमारे स्पोर्ट्समैन ने की, इसमें जीता, ये मेडल जीता, वो मेडल जीता, तो उससे कुछ लाभ साथ बची, नहीं तो नुकसान ही नुकसान। हम तो अभी गए थे, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक गुवाहाटी में हुई थी, और गुवाहाटी में हमने जितने सारे वहां पर खिलाड़ी थे कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक पाए थे या एशियन गेम्स में पदक पाए थे, उन सब का सम्मान किया, पब्लिक मीटिंग में सम्मान किया। और हमको तो देख करके आश्चर्य हुआ कि वहां पर स्टेट्स कई है, लेकिन कुल मिलाकर के जो अवार्ड विनर्स थे वो 11 अगर थे, तो उन 11 में से 9 अकेले मणिपुर के थे।
ने ऐसा कहा है, मैं समझता हूं वो केवल मात्र चुनाव के लिए कह रहे हैं। इट्स एन इलेक्शन स्टंट, इसकी बात कही है। इतना ही नहीं तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, इररिस्पॉन्सिबल। इट्स एन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अब क्या कहेंगे इररिस्पॉन्सिबल? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दिस इज प्लंडर ऑफ द कंट्री, ये देश की लूट है। और उस देश की लूट के बारे में अगर वो कहते हैं लुटेरे जो है उनके नाम नहीं हम बताएंगे, तो कैसे नहीं बताएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल। और आज इसलिए नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उनको इसका जिक्र करना पड़ा है और कहना पड़ा है। हम पूछना चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें ऐसी जुड़ी हुई है कि जिसके कारण हमको कहना पड़ा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति तो सहानुभूति शुरू में ही होती थी, जब भी बने उस परिस्थिति के कारण होती थी। लेकिन आज मैं मानता हूं कि दैट दिस गवर्नमेंट इज पासिंग थ्रू द वर्स्ट क्राइसिस ऑफ इट्स एंटायर टेन्योर। इससे बड़ा संकट कभी नहीं हो सकता। और उस संकट में कश्मीर के बारे में कोई गलती मत करिए। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान देकर के और हमने कश्मीर के पूर्ण एकीकरण का रास्ता बनाया, उसको अगर आप वापस मोड़ना चाहेंगे तो यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए हमारे युवा मोर्चा ने जो तिरंगा झंडा लाल चौक में जाकर के लहराने का संकल्प किया है, निश्चय किया है, उसके साथ सरकार सहयोग